और मुझे लगता है कि जो भी लोग ऐसे बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं ना अपने जीवन में, उन्हें लोगों को डिज़ाइनिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैनवा सिर्फ बनाया गया है इमैच्योर लोगों को सिर्फ खेलने के लिए बस। वो एक गेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आर्ट बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं वो लोग वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो रूल्स को ही तोड़ देते हैं। एआई का ऐसा है कि जो अभी अवेलेबल है इंटरनेट पे उसी को मॉडिफाई करके वो बता देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वो बहुत सिंपल है, तो फिर मैंने उन्हें डेकोरेटिव बना के दिया, वो बहुत संतुष्ट है, पर मुझे पता है ये ब्रांड नहीं बन सकता। Hey one, hope you all are doing great. Welcome back to the podcast episode number 4। और आज हम बात कर रहे थे निकेत पाटिल सर के साथ। निकेत पाटिल सर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज़ होने के कारण ये कॉन्वर्सेशन डिज़ाइनिंग के ऊपर, लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी रही। हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बात करी है, लाइक एआई के ऊपर भी बात करी, कैनवा डिज़ाइनर्स के ऊपर। और इस कॉन्वर्सेशन का आउटपुट काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करो। लेट्स डू इट। का वीडियो वायरल गया एंड बहुत सारे व्यूज़ आए, 3 लाख प्लस व्यूज़ है उस वीडियो पे। एंड वो लोगो डिज़ाइनिंग का वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आपको अप्रिशिएट किया। वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू नो इज़ दैट आपके बारे में क्या आप बता सकते हो? खुद के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो मैं रील के बारे में बोलना चाहूँगा। ये जो भी रील वायरल गई वो लातूर करके देन है, मुझे लगता है, क्योंकि गोलाई कंस्ट्रक्शन जो है उनमें मैंने ऐसे ही बनाया था। लोगों के ऊपर बहुत दिनों से काम था मेरा, पर वो सिर्फ माइंड में था। एट द एंड जब आउटपुट आया उसका तो लोगों ने उसे पसंद किया। मुझे लगा भी नहीं था कि वो वायरल जाएगा। दूसरी बात, मेरा नाम निकेत पाटिल है और अभी मुझे मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग फील्ड में काम करने का। पहले 3 इयर्स तो मेरे सिर्फ सीखने में ही गए हैं। अभी 2 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ और उसमें से मेरा इनकम थोड़ा बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं है, पर इतना कम भी नहीं है कि मैं खुद को कह सकूँ कि नहीं यार मैं अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हूँ, हो चुका हूँ। पर पॉपुलर होने की वजह से क्लाइंट्स आते होंगे ना आपके पास? हाँ, बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे मैंने खुद रिजेक्ट किए हैं। मोर देन 25 से ज़्यादा मैंने रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि वो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल वे में चाहते थे लोगो डिज़ाइनिंग करवाना। एट द एंड लोगो डिज़ाइनिंग आपका ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनती है, तो मैंने खुद ही रिजेक्ट किया उन्हें। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका, आपने क्या किया है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड फैशन डिज़ाइनिंग में है। मैंने बीएससी किया है फैशन डिज़ाइनिंग में, बीएससी इन फैशन डिज़ाइन। और सेकेंड ईयर में हमें सिलेबस होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और उस सिलेबस में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सब सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिर डिज़ाइनिंग थिंकिंग कैसे होती है, फिलोसफी क्या होती है उसके पीछे। सिर्फ मैं डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा, गारमेंट्स या क्लोथ्स में भी एक फिलोसफी होती है, मूड्स होते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक थॉट्स होता है, डीप थॉट्स होते हैं उसके पीछे। कोई भी डिज़ाइनिंग करते समय अगर नहीं हो तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का सिलेबस फैशन डिज़ाइनिंग में प्रोडक्ट का ही सब कुछ होता है। एट द एंड आप फोकस ग्राफिक्स पे नहीं करते, आपको फोकस करना पड़ता है प्रोडक्ट कैसे बनेगा और वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इससे सब चीज़ें जज करते हैं और इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेट हुआ मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में। अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, पर मैं ये फील्ड नहीं करना चाहता। सो सर, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है। एंड उनका ऐसा होता है कि हमको एक अंधेरे रूम में बैठना है, अंधेरे में ही हमें डिज़ाइंस बनाने हैं। तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग होती है नॉर्मल लोगों को अगर हम देखते हैं तो। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, थोड़ा इसके बारे में बताओगे? अब देखिए, सब क्रिएटिव माइंड वाले लोगों की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड ही होती है। सोसाइटी भले उन्हें कहते हो कि लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, पर एट द एंड सभी इंटेलेक्चुअल लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट होती है उनकी। अश्नीर ग्रोवर भी कहता है कि मुझे एम्प्लॉयर इंट्रोवर्टेड ही चाहिए, तो मैं तो खुश हूँ इससे। ये बात मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटेड है कि मुझे बहुत देर बाद पता चल गया कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है, मतलब
तुम शाय हो, ऐसा लोग कहते थे। तो क्रिएटिव माइंड वाला इंसान होता है ना, वो डेप्थ में जाके सोचता है, तो उसके लिए उसे एक स्पेस चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक मी टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है इंट्रोवर्टेड होने में। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो इंट्रोवर्टेड ही होगा, जो भी करेगा वो इंट्रोवर्टेड ही होगा। आपको क्या लगता है ये इंडिया के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या करियर है? क्या हो पाएगा ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनते हो अभी, तो कुछ करियर है? इंडिया की इकोनॉमी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मतलब इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्राफिक डिज़ाइनर परमिशन दे देती है कि आप करियर बनाओ, ठीक है। पर एज ए लोगो डिज़ाइनर करियर बनाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि एट द एंड आपको क्लाइंट आके कितने आएंगे? राइट। हर साल समझ लीजिए कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे 25 या 30 स्टार्टअप हुए, उसमें से भी आपको कौन से आएंगे? कम अप्रोक्सीमेटली 10-15 प्रोजेक्ट्स आएंगे। वो भी आप पकड़ लो कि 25 की चार्ज कर देते हैं, तो भी आप ईयरली कितना कमाओगे? बहुत कम। बहुत कम है। तो मुझे लगता है इसमें कोई अगर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे तो करियर नहीं होगा। लोगो डिज़ाइनिंग में करियर सॉरी, लोगो डिज़ाइनिंग में करियर नहीं। लोगो डिज़ाइनिंग में करियर पॉसिबल ही नहीं है। आपको मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनिंग भी आप करोगे तो भी नहीं चलेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मुझे लगता है कि शायद नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि ट्रेंड्स हर महीने चेंज होते हैं वक्त पे। तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि आपको फ्लेक्सिबल ही रहना है इस करियर में। तो इसे करियर मान के मत चलिए, ये तो मेरी एडवाइस रहेगी सबको। लोगो डिज़ाइनिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? देखिए, लोगो जो होता है ना, वो ब्रांड का एक फिंगरप्रिंट होता है, बिजनेस फिंगरप्रिंट। आप अगर उसमें ना डेकोरेटिव वे में देखोगे ना, तो फिर नहीं चलेगा सर। क्योंकि आप ना सोचते हो कि मैंने कंपनी निकाली, उसका लोगो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। वो कमर्शियल काम ही नहीं करता होगा तो अच्छा दिख के क्या फ़ायदा उसका? वो कमर्शियल पर्पज़ अचीव करना चाहिए, उससे तभी लोग कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी लोग ऐसे बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं ना अपने जीवन में, उन्हें लोगों डिज़ाइनिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो उसमें ना सुंदर चित्र ढूंढने लगते हैं और वो फिर उनका अब मोटो अचीव नहीं होता। सर, आपने लोगो डिज़ाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरे को ये जानना था कि जो ट्रेडमार्क होता है उसका लोगो डिज़ाइनिंग में क्या रोल होता है? देखिए, लोगो डिज़ाइनिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात होती है तो वो होता है ट्रेडमार्क। क्योंकि अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आप कोर्ट नोटिस भेज नहीं सकते अगर कोई यूज़ कर रहा है आप जैसा लोगो, तो ठीक है। एट द एंड प्रूफ चाहिए आपको कि ये वाला लोगो आपका है, तो उसके लिए लगता है ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क आपने निकाला नहीं है और आपका लोगो बहुत बेहतरीन है, कोई भी कॉपी कर लेगा, वो नहीं कॉपी करेगा तो उसके जैसा दिखने वाला कॉपी करेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आदिदास का अभी बात हो गया, हाँ, वही मैं पूछने वाला था अभी। ख़त्म हो गया पे। और बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रेडमार्क होकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, आपकी कंपनी क्या करेगी? पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडमार्क कुछ भी नहीं कर सकता। हम कोर्ट नोटिस भेज सकते हैं अगर हमारे पास ट्रेडमार्क हो तो, क्योंकि कोर्ट मांगता है कोर्ट मांगता है प्रूफ, राइट। और प्रूफ हमारे पास होता है। मास्टर फाइल होती है, हर एक लोगो डिज़ाइनिंग में एक मास्टर फाइल होती है, उस पर डिज़ाइनर का पूरा वर्क होता है, गाइडलाइंस होती है। वो अगर हम कोर्ट को दिखाते हैं तो कोर्ट नोटिस भेज सकते हैं। अब आपके करियर में एक ऐसा लोगो जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके करियर का बेस्ट लोगो जो आपने देखा हो, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो अगर मैं खुद का बताऊं तो मेरे लिए तो गोलाई कंस्ट्रक्शन का लोगो सबसे बेस्ट है, जो खुद वायरल गया है। वो वाला उसका जो प्रोसेस है, जो मैंने रील पे एक्सप्लेन किया था, वो वायरल गया है। पर अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो मुझे लगता है नाइकी का लोगो, सिग्नेचर लोगो सूश, वो सबसे बेस्ट लोगो है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो वक्त के साथ ना वो अपग्रेड होता चला गया है, उसमें डेप्थ आती चली गई है। उन्होंने हमेशा मॉडिफाई किया है, पर पहला जो प्रेजेंस है उनका वो छोड़ा नहीं है। पहले वाला लोगो और अभी का लोगो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। कोई नॉर्मल इंसान कहेगा नहीं ये कोई एक जैसा है। मुझे पता है, मैं डेप्थ में जाके सोचता हूँ, मुझे पता है उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है उनकी, उसके पीछे उन्होंने कितना ज़्यादा डेप्थ में जाके काम किया है, मुझे पता है। मी का सिर्फ ना स्क्वेयर वाला पार्ट रिमूव करने के लिए और सिर्फ सर्कुलर बनाने के पीछे कितना बड़ा बजट था, आप जाके सर्च कर लो। मी का लोगो जो रिब्रांडिंग हुआ था ना मी का, उसका लोगो डिजाइनिंग का बजट एक बार देख लीजिए आप, ठीक है।
नाइकी ने ना वो रिब्रांडिंग हमेशा वक्त के साथ साथ ना कम से कम 7-8 टाइम की है। पहले वाला जो लोगो था वो 19 ईयर्स की कोई एक स्टूडेंट थी ग्राफिक डिज़ाइन की, उसने बनाया था। अभी का जो लोगो है वो बहुत अलग है उससे, दिखता एक जैसा है पर वो जो प्रीमियम फील देता है ना वो अभी का देता है, पहले वाला नहीं देता था। पहले वाला इमेच्योर स्टेज में था, जो 19 ईयर ओल्ड कोई लेडी थी उसने बनाया, उसके नाम पे अभी बहुत ज़्यादा शेयर्स है नाइकी के। नाइकी ने उन्हें शेयर्स भी दिए हैं सिर्फ वो लोगो बनाने के लिए, जबकि वो लोगो प्रोफेशनल कैटेगरी में आता ही नहीं है, पर वो लोगो उन्होंने बनाया इसलिए उन्होंने शेयर दे दिए उन्हें। पर अब जो है वो एक रेशो में बैठता है, उसके बारे में कोई डिज़ाइनर बात नहीं करता, वो बात सिर्फ प्रोफेशनल तक ही सीमित है। अभी उसमें बिठाना टेक्निकल नॉलेज जिसे है उसे आता है, अब मुझे भी नहीं आता, पर मेरे लिए तो नाइकी का लोगो सबसे बेस्ट है। उससे बेहतर लोगो दिख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, होगा भी तो भी वो उसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा जैसे नाइकी ने किया। वर्स्ट लोगों को आप कैसे डिफाइन करोगे? उसे डिफाइन करने का तरीका मुझे लगता है कि वो फील होती हैं चीज़ें। प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशनली होता है, अनप्रोफेशनल अनप्रोफेशनल होता है। वो कोई भी इंसान समझ जाएगा ये प्रीमियम है ये प्रीमियम नहीं है, पर अगर आपको जानना ही है कि वो लोगोस है या नहीं मार्केट में, तो आप पकड़ के चलिए कि मेक इन इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स है या कोई भी 10 में से 7 लोग जो है वो अनप्रोफेशनल है, वो लोगों के कैटेगरी में ही आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट कहता है, क्योंकि वो मार्केट नहीं बना सकते, वो ब्रांड नहीं बना सकते। वो पैसा कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पर वो ब्रांड नहीं बना सकते। और मुझे लगता है कि सारी कंपनी है ना वो स्टार्टअप वाली, उनका एम ही है ब्रांड बना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चलेगी, पर वो ब्रांड एज अ ब्रांड रिकग्नाइजेबल नहीं, शायद नहीं कर पाएगी। आजकल कैनवा डिज़ाइनर्स का भी बहुत चल रहा है, मतलब वो इवॉल्व हो रहा है, सो उसकी वजह से भी ऐसा कुछ हो रहा है? आपको क्या लगता है, मतलब इसकी वजह से हो रहा है या फिर कुछ और इसके पीछे रीज़न हो सकता है? और देखिए, कैनवास से पहले भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मतलब ऐप थे, उसे सॉफ्टवेयर भी नहीं कहा जा सकता, ऐप थे। तो इसकी वजह से ना वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे थे, एज ए प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। कैनवा के पहले पिक्सआर्ट था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि पिक्सआर्ट आया तो फोटोशॉप चला गया, वो तभी भी था। कैनवा जैसे टूल्स पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी आते रहेंगे, और इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता जो प्रोफेशनल्स है उन्हें। और मैं इसलिए प्रोफेशनल खुद को समझता हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ। मैं उनकी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, एफिनिटी डिज़ाइनर हो गया, वेक्टर्स के जो भी वर्क्स है, मैंने कभी कैनवा को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मैं प्रेजेंटेशंस पीपीटी जो है वो मेरी पावर पॉइंट में बनाता हूँ। कैनवा मेरे लिए है ना वो इमेच्योर चाइल्ड जो बनाते हैं ना वो उस तरह के डिज़ाइन है, क्योंकि उसमें ना कंट्रोल नहीं है कुछ भी, पहले से कुछ तो होता है बनाया हुआ। और वो क्यों बनाएंगे प्रोफेशनल डिज़ाइन अगर पहले से उनके पास? कैनवा क्यों चाहेगा कि प्रोफेशनल डिज़ाइन हर कोई यूज़ करे? अगर कैनवा चाहता भी है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर जो बैठे हैं वो चाहेंगे कि कैनवा ऐसा ऐप बनाए जिसमें ना सभी लोग प्रीमियम दिखने लगे हमारी तरह। तो उसमें ना वो कुछ तो डालते हैं ऐसा अनप्रोफेशनली कि वो बाकी के जो प्रीमियम जो डिज़ाइंस बाकी के जो बड़ी इंडस्ट्रीज वाले जो भी कैंपेन रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, उसमें जो चीज़ें होती है वो कैनवा में आपको कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि कैनवा सिर्फ बनाया गया है इमैच्योर लोगों को सिर्फ खेलने के लिए, बस वो एक गेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कैनवा डिज़ाइनर्स को कह सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है ये? नहीं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो नहीं सकते, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिज़ाइन थिंकिंग, और कैनवा में डिज़ाइन थिंकिंग नहीं होती, वो पहले से ही बनाया हुआ होता है। वो एक गेम है जिसका वो हम जो खेलते हैं ना वो वाला पजल वाला गेम, उस तरह का है कुछ। तो ये वाली चीज़ें हैं पहले से बनी हुई, उसको चिपका लो। इस तरह से डिज़ाइन नहीं बनती, डिज़ाइन से पहले तो उसका रिसर्च होता है। वो कैनवा में रिसर्च वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई डिज़ाइन बनाना नहीं है, उसमें सिर्फ चिपका। आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो? हाँ, टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, और टेम्पलेट कभी प्रीमियम फील नहीं दे सकता। तो मैं तो डरता नहीं हूँ कैनवा डिज़ाइन से। आपको लगता है ये एआई जो आ गया अभी, इसकी वजह से डिज़ाइनर्स की जॉब चली जाएगी? देखिए, डिज़ाइनर का काम सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं होता, उसके पीछे एक रिसर्च होता है,
और वो रिसर्च जो है वो एआई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रॉब्लम ही नहीं पता है। अगर प्रॉब्लम पता भी हो तो वो बताना नहीं आ सकता क्लाइंट को। हमें वो बताना आता है, हमें समझाना आता है, और हम उसे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। 99% जो बिजनेस होते हैं या कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइंट के पास क्वेश्चन ही नहीं होता, तो वो कैनवा को एआई को पूछेगा क्या? राइट। उसके पास प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं है। वो इतना ही जानता है कि मुझे ब्रांड बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, उसका जो आंसर है वो तो डिज़ाइनर के पास ही रहेगा, वो उससे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। वो कोई कोशिश भी कर ले कि वो पूरी कोशिश कर ले कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है या क्रिएटिव बनना है, बन नहीं सकता। वो तो नेचुरल होता है इंसान में। तो डिज़ाइनर की जॉब में एआई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोग्राफर को होगी शायद, डिज़ाइनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एआई का ऐसा है कि जो अभी अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसी को मॉडिफाई करके वो बता देता है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत डिफिकल्ट। नहीं है। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो वैसे भी सोचे, जो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि एआई जो है वो मैनिपुलेशंस करता है, फोटो मैनिपुलेशन। मैंने पहले ही कहा, वो फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है एआई जो है। वो ऑटो जनरेटेड इमेजेस जो बना रहा है, वो शायद फोटोग्राफर भी कैप्चर ना करते, वो उतने बेहतर कैप्चर कर रहा है अभी। पर एक बात समझ लीजिए आप, एट द एंड वो सिर्फ एक कंप्यूटर में, एक टूल है बस। कंप्यूटर का एक टूल रहेगा, उससे ज़्यादा वो हो नहीं पाएगा, वो फिजिकल वर्ल्ड में आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अगर आया तो फिर इंसानियत थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लोग नहीं चाहेंगे कि वो हमारी जगह ले ले, इसीलिए वो ऐसा उसे डेवलप करेंगे कि वो हमारे काम तो आए पर हमारी जगह ना ले। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उससे प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद फोटोग्राफर को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है एआई से। एक फ्रॉड डिज़ाइनर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ तो कैसे मैं डिफाइन कर, मतलब कैसे मैं सोच सकता हूँ कि ये बंदा जो मेरे को फ्रॉड करेगा, डिज़ाइनर जो है? वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, फील होता है। वो एक फ्रॉड डिज़ाइनर होता है, उसके डिज़ाइन फील होते हैं कि वो अनप्रोफेशनल है। और जो प्रोफेशनल होता है ना, वो आपको 2 सेकंड में समझा लेगा वो किस तरह से प्रोफेशनल है, अगर आपको समझ में भी ना आए। क्योंकि वो ना आपको 2 सेकंड में इतना बढ़िया, 2 मिनट में 2 मिनट में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे देगा कि आप उससे 100% कहोगे कि सर इस पे काम करना है हमें, क्योंकि एट द एंड उसने ये रिसर्च करके बनाया हुआ है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे उससे तो उसके आंसर बहुत क्लियर आते हैं, बहुत प्रोफेशनल आंसर आते हैं। फ्रॉड डिज़ाइनर वो आंसर दे ही नहीं पाएगा, यही डिफरेंस है। राइट। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइनर ही देगा, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसका मतलब यही है कि वो फ्रॉड है। जिस तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया है, बहुत लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। आई वांट टू आस्क दैट जो लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, एंड उनका मतलब बैकग्राउंड दे सकते हो कि लोगो डिज़ाइनिंग कैसे, मतलब वो करते, कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें? तो इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पीपल मस्ट है। अगर आप कोई लोगो बना रहे हो तो आपके साथ कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ठीक है, लोगो डिज़ाइनर लोगो बना देगा कि उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो कोई एमबीए वाला ही डिज़ाइन कर सकता है। पर इसमें कौन से लोग हैं जो नहीं आते लोगो डिज़ाइनिंग में, ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आर्ट बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं वो लोगो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो रूल्स को ही तोड़ देते हैं। रूल्स आर द एनिमीज ऑफ आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट रूल तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइनर और एमबीए बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनकी टीम ही एक अच्छा लोगो बना सकती है, एक ब्रांड बना सकती है। आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते? नहीं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट था और मुझे बहुत तकलीफ हुई है जब तक मैं एक आर्टिस्ट था, क्योंकि ना आर्टिस्ट ये ऐसा इंसान है कि वो कभी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पाता, वो रूल्स को तोड़ देता है। मैंने पहले ही कहा, आप रूल्स तोड़ दोगे ना तो आप सोसाइटी में फिट नहीं रहोगे। सोसाइटी को पसंद है वो स्ट्रिक्ट लोग, जो सोसाइटी के रूल्स या जो भी जिस भी एनवायरनमेंट में हम जीते हैं वहाँ पे ना एक फिलोसफी होती है, एक अनकॉन्शियस। आर्टिस्ट उस फिलोसफी को ही तोड़ना पसंद करता है। पहले मैं करता था, पर अभी जब से मैंने डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, जब से मैं ये डिज़ाइन फिलोसफी फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैंने वो आर्टिस्ट वाला फॉर्म ही छोड़ दिया। कि जब क्लाइंट आपके पास आते हैं ना,
तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको कैसे समझता है, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप डिलीवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका धंधा होगा, उनका बिजनेस होगा या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। वो आते हैं कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़ लेके कि ये सब तरह से चाहिए, पर डेकोरेटिव लोगों कभी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस नहीं कर पाते। 99% वो फेल ही होते हैं डेकोरेटिव लोगों से। अब रही बात उनको समझाने की, तो मुझे लगता है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उनको समझा देता हूँ और वो कन्विंस हो जाते हैं कि हम इस पे ही काम करेंगे प्रीमियम। 70% जो लोग होते हैं वो एट द एंड प्रीमियम लोगों से सेटिस्फाइड होते हैं। और जो 30% होते हैं वो कहीं ना कहीं चाहते तो है प्रीमियम बनाना, पर उन्हें ना वो डेकोरेटिव का कीड़ा जो है ना वो सताता है और वो एट द एंड वही कर देते हैं डेकोरेटिव वाला। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स है ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्हें मैंने बहुत बेहतरीन लोगो दिया था विथ स्ट्रैटजी, पर उन्हें वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो डेकोरेटिव नहीं था। उन्होंने कहा कि वो बहुत सिंपल है, तो फिर मैंने उन्हें डेकोरेटिव बना के दिया, वो बहुत संतुष्ट है, पर मुझे पता है ये ब्रांड नहीं बन सकता। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ना वो पुराना स्टारबक्स वाला लोगो अभी भी पसंद है, वो नया नहीं। पर एक प्रीमियम फील ना पुराने में कभी नहीं आ सकता, नए में यहाँ पे। तो क्लाइंट्स को ये जब तक समझेगा नहीं तो तब तक वो ब्रांड नहीं बना सकते, वो सिर्फ डेकोरेशन कर सकते हैं और डेकोरेशन बिजनेस के काम नहीं आता। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना आपका वैल्यूबल टाइम हमें दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्रिएटिव फिलॉसफी में जितने लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई होप ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा आप सबके लिए। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं और एक नए पॉडकास्ट में सर के साथ। थैंक यू सो मच।